नमस्कार विद्यार्थियों। साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम। ये आपकी फोर्थ ग्रेड की साइंस के जो सिलेबस है उसमें ये है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बारे में आज कंप्लीट बात कर लेते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है, आपको पढ़ करके मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मैं शुरू कर लेता हूं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस टॉपिक को आसानी से पढ़ सके। तो हमारे पास है क्या आज का मानव तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं ह्यूमन नर्व सिस्टम। ठीक है, सबसे पहली बात कर लेते हैं कि है क्या तंत्रिका तंत्र। तो मानव तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो अंगों व वातावरण के मध्य तथा विभिन्न अंगों के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। तो तंत्रिका तंत्र जो है वो अंगों व वातावरण के मध्य क्या करेगा, सामंजस्य स्थापित करेगा, अर्थात एक दूसरे को क्या करेगा, सहयोग करेगा, साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। अर्थात हमारी जो ऑर्गन है उनके कार्य क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो आपका ये तंत्रिका तंत्र है इस प्रकार से हमारी ह्यूमन बॉडी पाई जाती है। तो ऊपर क्या पाया जाता है, ये मस्तिष्क पाया जाता है और ये नीचे क्या है, आपका मेरुरज्जु है। तो आपका मस्तिष्क व मेरुरज्जु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। इसके अलावा आपका जो तंत्रिकाएं हैं, नर्व हैं, इसके अलावा जो गुच्छिकाएं हैं, ये दोनों मिलकर के अर्थात गुच्छिका और तंत्रिका मिलकर के परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। तो ये आपको नोट्स के रूप में आपको मिल जाएगा, क्योंकि जब हम किसी भी चीज को डायग्राम के जरिए पढ़ते हैं तो हमारा जो माइंड है वो डायग्राम को जल्दी से कैच करता है। तो मैं हर चीज आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा ये जरूर से कमेंट करके अवश्य बताना है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो तंत्रिका तंत्र है वो दो भागों में विभक्त किया गया है। देखिए हमने अभी पढ़ा था कि एक तो है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क व मेरुरज्जु शामिल है, और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसमें गुच्छिका और तंत्रिका शामिल होती है। तो इस प्रकार से तंत्रिका तंत्र को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा आपके पास है परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आपका जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा इसमें निकलने वाली तंत्रिका कोशिकाएं शामिल होती हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। तो परिधीय तंत्रिका जो तंत्र होता है वो दो प्रकार की तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। पहली तो आपकी कौन सी है, संवेदी तंत्रिका तंत्र। तो पहली तो हो जाएगी संवेदी। इसी संवेदी का दूसरा क्या नाम है, अभिवाही। क्या है, अभिवाही, अभिवाही तंत्रिका। और दूसरी क्या हो जाएगी, तो दूसरी आपकी हो जाएगी प्रेरक। क्या है, प्रेरक हो जाएगी, इसको बोलते हैं अपवाही तंत्रिका, अपवाही तंत्रिका। ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका के मुख्य रूप से दो भाग मस्तिष्क व मेरुरज्जु हैं, इसके अलावा कुछ तंत्रिकाएं भी हैं। लेकिन परिधीय तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला तो आपका हो जाएगा संवेदी या अभिवाही तंत्रिका और दूसरा हो जाएगा प्रेरक या अपवाही तंत्रिका। ठीक है, आगे देखिए। तो देखिए पहला तो हो गया इसका क्या, संवेदी या अभिवाही, इसको बोलते हैं सेंसरी नर्व सिस्टम, नर्व। इसके बारे में क्या है, ऐसी तंत्रिकाएं जो उद्दीपनों को उत्तकों व अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक लाती हैं, उनको बोलते हैं क्या, संवेदीय अभिवाही तंत्रिका बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे हथेली है, वहां पर मान लीजिए कांटा चुभा, अब उस कांटे चुभा उसकी सूचना जो तंत्रिका इसकी सूचना देंगी किसको, मस्तिष्क को, जो लेकर के जाएंगी इसकी सूचना को मस्तिष्क को, उनको बोलते हैं संवेदी तंत्रिका। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया हो। अब प्रेरक क्या होती हैं, प्रेरक या अपवाही तंत्रिका जिसको बोलते हैं मोटर नर्व।
तो ये ऐसी तंत्रिकाएं हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से नियामक उद्दीपकों यानी रेगुलेटरी स्टिमुलस को संबंधित अंगों तक पहुंचाती हैं। कार्यात्मक रूप से परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो एक बार तो समझिए कि संवेदी और प्रेरक तंत्रिका क्या होती है। तो मान लीजिए यहां पर, मान लीजिए ये क्या है, मेरी हथेली है। ये क्या है, हथेली। ये हमारी हो गई है हथेली, ठीक है। अब क्या करेंगी, यहां पर मान लीजिए हमारा मस्तिष्क है। ये हमारा क्या है, मस्तिष्क है। और मस्तिष्क किसका भाग है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। तो मैं यहां पर लिखता हूं, ये है आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। मान लीजिए यहां पर मेरे को एक कांटा चुभा। यहां पर क्या चुभा, कांटा चुभा, कांटा चुभा। तो इस कांटे चुभने की सूचना ऐसे ये तंत्रिका जाएंगी मस्तिष्क के पास। ये जो तंत्रिका जा रही है, ये सूचना लेकर के जाएंगे किसके पास, मस्तिष्क के पास। उनको बोलेंगे कि वहां पर कांटा चुभ रहा है, तो ये सूचना लेकर के जा रही है। तो इसको तो बोलते हैं क्या, संवेदी तंत्रिका, संवेदी तंत्रिका। अब देखिए जो मस्तिष्क है इसका विश्लेषण करेगा, क्या करेगा, इसका विश्लेषण करेगा और दूसरी तंत्रिका को भेजेगा। यानी कि दूसरी तंत्रिका को संदेश देगा कि वहां से उस हाथ को हटाया जाए, ये उस कांटे को हटाया जाए। तो ये सूचना देगा दूसरी तंत्रिका को, और ये तंत्रिका लेकर के जा रही है उस सूचना को। तो इसको तो क्या बोलते हैं, जो लेकर के जा रहे हैं सूचना को, उसको बोलते हैं प्रेरक तंत्रिका। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया होगा। तो यही है क्या, संवेदी और प्रेरक तंत्रिका। अब जो आपकी प्रेरक तंत्रिका है या अपवाही तंत्रिका है, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहली तो हो जाएगी कायिक तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम, तथा दूसरी हो जाएगी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको दो भागों में बांटा गया है। अब इन दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है अब क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया था। आपका कौन कौन से में बांटा गया था, एक तो हो गया है कायिक तंत्रिका तंत्र और एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब हम बात करते हैं क्या, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। फिर आगे बात कर लेंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है, चलिए, इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो जो मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा उनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। अभी हमने जो चित्र पढ़ा था 2.13 और 2.14 आगे भी आ जाएगा, उसका देख लेंगे, विश्लेषण कर लेंगे। ये मैं जो नोट्स पढ़ा रहा हूं, ये पहले चलती थी आरबीएससी की बुक्स चलती थी साइंस की, वो पढ़ा रहा हूं। और ये जो नोट्स हैं ये रामबाण है, कोई सा भी एग्जाम दीजिए राजस्थान का, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ये मस्तिष्क, मेरुरज्जु व इनसे निकलने वाली तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात CNS, सी का मतलब होता है सेंट्रल, एन का नर्वस और एस का सिस्टम। तो इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, एक तो होता है मस्तिष्क, कौन होता है, मस्तिष्क शामिल होता है। एक कौन होता है, मेरु रज्जु शामिल होता है, मेरु रज्जु शामिल होता है। और कौन शामिल होते हैं, तंत्रिकाएं, इनसे निकलने वाली तंत्रिकाएं इनसे इनमें शामिल होती हैं। तो पूछ सकता है कि सीएनएस में कौन कौन शामिल होते हैं, अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन कौन शामिल होता है। तो पहला तो हो जाएगा मस्तिष्क, दूसरा हो जाएगा मेरुरज्जु और तीसरा हो जाएगा तंत्रिकाएं। या फिर ऐसा पूछ सकता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए, अब देखिए ये है हमारे पास क्या, मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, हमारा मस्तिष्क है ये। तो देखिए ये तो है, यहाँ का ये भाग है प्रमस्तिष्क। क्या है, प्रमस्तिष्क। और प्रमस्तिष्क क्या है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। तो यह है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। क्वेश्चन आएगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वह है आपका प्रमस्तिष्क। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ये है आपका कहां पर, ये वाला है आपका मध्य मस्तिष्क। क्या है, मध्य मस्तिष्क है। और ये वाला है आपका क्या, पोन्स है। और इस तरफ वाला है, ये हो गया है क्या, मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये तीनों मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, पश्च मस्तिष्क का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, पश्च मस्तिष्क का निर्माण कर रहे हैं। और ये यहां पर जो जगह है, ये वाली जगह, इसको बोलते हैं क्या, थैलेमस बोलते हैं। क्या है, थैलेमस।
और ये वाला जो है भाग, ये है आपका क्या, हाइपोथैलेमस। और हाइपो जो थैलेमस है, इसको क्या बोलते हैं, हेडमास्टर ग्रंथि बोलते हैं, हेड मास्टर ग्रंथि। क्यों, क्योंकि ये जो मास्टर ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, उस पर ये क्या करती है, कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। और ये पाई जा रही है, यहां पर पाई जा रही है आपकी मास्टर ग्रंथि, जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये तो ये क्या है, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। और ये क्या है, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी ग्रंथि। ये क्या है आपकी, पीयूष ग्रंथि। ठीक है। अब ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये जो चल रहा है ना, ये वाला भाग, ये आपका है अनुमस्तिष्क। क्या है, अनुमस्तिष्क है। और अनुमस्तिष्क जो होता है, ये शराब पीने पर क्या होता है, प्रभावित होता है। तो शराब पीने पर प्रभावित होता है, शराब पीने पर प्रभावित होता है, अर्थात व्यक्ति क्या होने लग जाता है, लड़खड़ाने लग जाता है। इसलिए जो अनुमस्तिष्क है, ये हमारे शरीर का संतुलन बनाता है, शरीर का संतुलन बनाता है। क्वेश्चन आएगा, व्यक्ति के शराब पीने पर व्यक्ति लड़खड़ाता है, ऐसा किस अंग के प्रभावित होने के कारण होता है, तो वो होता है अनुमस्तिष्क। ठीक है। और नीचे ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ की जो स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर है, ये आपकी क्या है, मेरुरज्जु है। क्या है, मेरुरज्जु है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इनके बारे में बात करेंगे, प्रत्येक के बारे में हम धीरे धीरे। ग्लैंड वाले पार्ट में तो हमने बात कर ली थी, हाइपोथैलेमस के बारे में, पीयूष ग्रंथि के बारे में बात कर ली थी। ठीक है। तो ये पीछे जो क्लास हुई थी, वो आप क्लास ले सकते हो, ग्रंथि वाली, वहां पर सभी ग्रंथियां हमने करा दी हैं। अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। यहाँ पर डेली क्लास होती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट के कल्याण में ही हमारा क्या है, कल्याण है। आगे देखिए, आगे हमारे पास है, अब बात लेते हैं सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में। हम बात करें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में, सीएनएस के बारे में। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में कितने शामिल हैं, कौन कौन शामिल हैं, मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है और तंत्रिकाएं शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क शरीर का एक केंद्रीय अंग है, मतलब सेंट्रल ऑर्गन है, जो सूचना विनिमय तथा आदेश व नियंत्रण का कार्य करता है। क्वेश्चन आएगा, सूचना विनिमय व आदेश नियंत्रण का कार्य कौन करता है, तो वो आपका करता है ब्रेन करता है, मस्तिष्क करता है। शरीर के विभिन्न कार्यकलापों जैसे तापमान नियंत्रण, मानव व्यवहार, रुधिर परिसंचरण, श्वसन, देखने, सुनने, बोलने, ग्रंथियों के श्रावण आदि को नियंत्रित करता है। तो ये देखिए किसके कार्य हैं, आपके ब्रेन के। पहला कार्य तो हो गया है तापमान का नियंत्रण करना, ध्यान में रखना है, मस्तिष्क कार्य। दूसरा है मानव व्यवहार, ह्यूमन बिहेवियर, मानव व्यवहार है। तीसरा है रुधिर परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण। अगला है श्वसन, रेस्पिरेशन। और अगला है देखने, और अगला है सुनने, और नेक्स्ट है बोलने, और अगला है ग्रंथियों के श्रावण आदि को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, इस पर नियंत्रण करता है। यह करीब 1.5 किलो वजन का शरीर का सर्वाधिक जटिल अंग है। तो मस्तिष्क का कितना वजन होता है, 1.5 किलो है। तो जहां जहां पर मैंने ये बक्से बनाए हैं, वो याद करके जाना है आपको। ठीक है, जो बक्सा बना रहा हूं वो याद करके जाना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास है मस्तिष्क खोपड़ी के द्वारा सुरक्षित रहता है। तो इसको सुरक्षा प्रदान कौन करता है, खोपड़ी। अर्थात जो खोपड़ी होती है, ये इसको सुरक्षा प्रदान करती है वातावरण से, अर्थात बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करती है। मस्तिष्क के आवरण के बीच एक खांच की तरह का द्रव्य होता है, जिसे मस्तिष्क मेरुद्रव्य कहा जाता है। तो मस्तिष्क में एक खांच होती है, और इसमें क्या भरा रहता है, द्रव्य भरा रहता है, अर्थात एक लिक्विड भरा रहता है, उसको बोलते हैं मस्तिष्क मेरुद्रव्य कहते हैं। ये पाया जाता है उसमें। मस्तिष्क 3 भागों में विभक्त होता है। क्वेश्चन आएगा, मस्तिष्क कितने भागों में विभक्त होता है, 3 भागों में विभक्त होता है। कितने में होता है, 3 भागों में विभक्त होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन से में होता है, तो मैं बता देता हूं। पहला तो है आपका अग्र मस्तिष्क। क्या है, अग्र मस्तिष्क है, मस्तिष्क।
पहला हो गया आपका अग्र मस्तिष्क हो गया है, जिसको बोलते हैं क्या, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन बोलते हैं। तो पहला भाग तो ये हो गया है। दूसरा देखिए, दूसरा है आपका मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मिड ब्रेन बोलते हैं, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। और तीसरा आपके पास है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क है जिसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो मस्तिष्क के तीन भाग हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मस्तिष्क के तीन भाग हो गए हैं। पहला तो हो गया आपका अग्र मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन बोलते हैं। दूसरा हो गया है मध्य मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन बोलते हैं। और तीसरा हो गया पश्च मस्तिष्क, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, अग्र मस्तिष्क। देखिए अग्र मस्तिष्क है जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन, दूसरा है पश्च मस्तिष्क जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन, और तीसरा है पश्च मस्तिष्क जिसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। अब प्रत्येक के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। चलिए, तो पहला हमारे पास आ रहा है पहले अग्र मस्तिष्क। क्या है, अग्र मस्तिष्क है जिसको बोलते हैं फोर ब्रेन बोलते हैं। तो जो प्रे मस्तिष्क है जिसको बोलते हैं सेरिब्रम, प्रे मस्तिष्क क्या बोलते हैं, सेरिब्रम। और थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस मिलकर अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। तो अग्र मस्तिष्क का निर्माण कौन कौन करते हैं, तो यहां पर मैं लिख देता हूं। अग्र मस्तिष्क में कौन कौन आते हैं, एक तो आएगा आपका प्रे मस्तिष्क, प्रे मस्तिष्क, प्रे मस्तिष्क आएगा। दूसरा आएगा कौन, थैलेमस, थैलेमस आएगा। फिर आगे आएगा हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये तीन भाग आते हैं किसमें, अग्र मस्तिष्क में। तो अग्र मस्तिष्क में आते हैं प्रे मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस मिल करके अग्र मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन आएगा निम्न में से अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, या फिर क्वेश्चन आएगा अग्र मस्तिष्क में कौन शामिल है, इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। प्रे मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का 80 से 85% भाग है, भाग बनाता है। यह मस्तिष्क का वह भाग है जहां से ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का कार्य संपादित होता है। तो प्रेम मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, यह ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का कार्य करता है। एक लंबा गहरा विदर प्रेम मस्तिष्क को दाएं व बाएं गोलार्धों यानी सेरिब्रल हेमिस्फेयर में विभक्त करता है। तो एक लंबा जो गहरा विदर है, ये प्रेम मस्तिष्क को दाएं व बाएं गोलार्धों में क्या करता है, ये विभक्त करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस स्लाइड में आपको क्या क्या याद करनी है कि अग्र मस्तिष्क से किन किन से मिलकर बना होता है, तो ये प्रेम मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इन तीन भागों से मिलकर बना होता है। फिर आपको ध्यान में रखना है प्रेम मस्तिष्क है, प्रेम मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क का कितना भाग बनाता है, तो ये बनाता है 80 से 85%, अर्थात मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रेम मस्तिष्क है। फिर आ जाएगा प्रेम मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है ज्ञान, चेतना, सोचने विचारने का कार्य क्या करता है, ये संपादित करता है। और ये प्रेम मस्तिष्क को दाएं व बाएं गोलार्धों में विभक्त कौन करता है, तो ये करता है एक लंबा गहरा विदर, ये करता है, इसको अलग करता है। अब चलता हूं आगे की तरफ। आगे देखिए इसके बारे में, प्रत्येक गोलार्ध में धूसर द्रव्य यानी ग्रे मैटर पाया जाता है। यानी जो प्रेम मस्तिष्क से दाया और बायां गोलार्ध में बटा हुआ था, तो इनके गोलार्ध में एक द्रव्य भरा रहता है, इसको बोलते हैं दूसर द्रव्य। तो ध्यान में रखना है कि जो प्रेम मस्तिष्क के गोलार्ध होते हैं उनमें कौन सा द्रव्य भरा रहता है, तो यह भरा रहता है दूसर द्रव्य। क्या भरा रहता है, दूसर द्रव्य पाया जाता है, जो प्रांतस्था या वलकुट या कोर्टेक्स कहलाता है। और एक दूसरा द्रव्य क्या कहलाता है, वलकुट कहलाता है या फिर कोर्टेक्स कहलाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अंदर की ओर श्वेत द्रव्य यानी व्हाइट मैटर से बना हुआ भाग अंतःस्थ या मध्यांश मेडुला कहलाता है। क्या कहलाता है, मेडुला। यानी कि जो गोलार्ध होते हैं, दाएं और बाएं गोलार्ध होते हैं, दाएं और बाएं गोलार्ध होते हैं, इनमें दो द्रव्य भरे रहते हैं, दो द्रव्य। एक तो भरा रहता है दूसर द्रव्य, यहां पर लिखता हूं, एक तो भरा रहता है दूसर द्रव्य, दूसर द्रव्य।
और एक बना रहता है श्वेत द्रव्य। श्वेत द्रव्य, श्वेत द्रव्य। जो आपका दूसरा द्रव्य भरा रहता है इसको तो वो क्या बोलते हैं, वलकुट बोलते हैं या फिर कोर्टेक्स बोलते हैं, कोर्टेक्स बोलते हैं। और जो श्वेत द्रव्य भरा रहता है इसको बोलते हैं क्या, मेडुला बोलते हैं, यानी मध्यांश बोलते हैं। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है। आगे देखिए, दूसर द्रव्य यानी ग्रे मैटर में कई तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। इनकी अधिकता के कारण ही इस द्रव्य का रंग दूसर दिखाई देता है। मतलब अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, दूसर द्रव्य पाया जाता है। इसका नहीं क्या, किस रंग का दिखाई देता है, ग्रे रंग का दिखाई देता है। दोनों गोलार्ध आपस में कार्पस कैलोसम की पट्टी द्वारा जुड़े रहते हैं। तो यह ध्यान में रखना है कि जो आपका दाया गोलार्ध है, दाया गोलार्ध, दाया गोलार्ध व बाया गोलार्ध, बाया गोलार्ध, बाया गोलार्ध है, ये किस पट्टी द्वारा जुड़े रहेंगे, इनके बीच में ऐसे एक पट्टी पाई जाएगी, इस पट्टी के द्वारा ये जुड़े रहेंगे ऐसे। इस पट्टी को क्या बोलते हैं, कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम बोलते हैं, कार्पस कैलोसम इसको बोलते हैं, ठीक है। प्रेम मस्तिष्क से चारों ओर से थैलेमस से गिरा होता है। किसे होता है, गिरा होता है। प्रेम मस्तिष्क से थैलेमस संवेदी व प्रेरक संकेतों का केंद्र है। तो थैलेमस जो होता है, ध्यान रखना, थैलेमस से संवेदी व प्रेरक संकेतों का क्या होता है, केंद्र होता है। अग्र मस्तिष्क के डायनसिफेलोन यानी डायनसिफेलोन भाग जो कि थैलेमस के आधार पर स्थित होता है, पर हाइपोथैलेमस से स्थित होती है। क्या होती, हाइपोथैलेमस स्थित होती है। यानी कि जो अग्र मस्तिष्क होता है, आपका फोर ब्रेन होता है, इसका जो डायनसिफेलोन भाग है जो थैलेमस के आधार पर स्थित होता है, हाइपोथैलेमस इस पर क्या होती है, स्थित होती है। यह यह भाग भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, मनोभावनाओं की अभिव्यक्ति आदि का ज्ञान कराता है, ठीक है। जो तो हाइपोथैलेमस है, ये भूख, प्यास, निद्रा, ताप, थकान, मनोभावों की, इनकी क्या करता है, अभिव्यक्ति। तो ध्यान में रखना, ये भूख हो गई है, प्यास हो गई है, निद्रा अर्थात नींद हो गई है, थकान हो गई है, और मनोभाव की अभिव्यक्ति, इनका कार्य करता है क्या, ये हाइपोथैलेमस करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो अब तक हमने पढ़ चुके हैं क्या, अग्र मस्तिष्क के बारे में। मैं नया पेज लेता हूं। तो हमने पढ़ा है अग्र मस्तिष्क के बारे में। मैं बता देता हूं अग्र मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क, पहली बात तो अग्र मस्तिष्क में कौन कौन शामिल होते हैं। तो आपका जो अग्र मस्तिष्क है, अग्र मस्तिष्क तीन भागों से मिलकर बना हुआ था। तीन भागों से मिलकर बना हुआ था ना, किन किन से मिलकर बना हुआ था अग्र मस्तिष्क से, ये मिलकर बना हुआ था। इसमें प्रेम मस्तिष्क शामिल था, एक तो प्रेम मस्तिष्क, ठीक है, प्रेम मस्तिष्क शामिल था। एक शामिल था इसमें थैलेमस शामिल था, थैलेमस शामिल था। एक शामिल था इसमें हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इन तीन भागों से मिलकर बना हुआ था कौन, आपका अग्र मस्तिष्क बना हुआ था। फिर हमने किसके बारे में बात की थी, प्रेम मस्तिष्क के बारे में की थी। किसके बारे में बात की थी, प्रेम मस्तिष्क के बारे में। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेता हूं, अब मैं बता देता हूं थोड़ा सा। प्रेम मस्तिष्क, प्रेम मस्तिष्क, तो आपका जो प्रेम मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क का कितना भाग बनाता है, 80 से 85% भाग बनाता है। 80 से 85% भाग ये बनाता है आपका प्रेम मस्तिष्क। इसलिए जो प्रेम मस्तिष्क है, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। अब जो प्रेम मस्तिष्क है, ये दो गोलार्धों में विभक्त होता है, बायां गोलार्ध, बायां गोलार्ध, और दायां गोलार्ध, दायां गोलार्ध। इन दो भागों में क्या होता है, विभक्त होता है। यहां तक हमने पढ़ा था।
ठीक है। अब सुनिए, अब ये जो बायां गोलार्ध और दायां गोलार्ध है, इनमें दो द्रव्य पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एक तो पाया जाता है दूसर द्रव्य, दूसर द्रव्य, दूसर द्रव्य। एक पाया जाता है आपका कौन सा द्रव्य? श्वेत द्रव्य, श्वेत द्रव्य। ये दो द्रव्य पाए जाते हैं। जो दूसर द्रव्य होता है ये बाहर की ओर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बाहर की ओर पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए इस दूसर द्रव्य को क्या कहते हैं? इस दूसर द्रव्य को बोलते हैं वलकुट, बोलते हैं वलकुट बोलते हैं। अर्थात किनारों पर पाया जाता है, ऐसी बात ध्यान में रखना आपको। ठीक है, वलकुट बोलते हैं या फिर इसी को क्या बोलते हैं? कोरटेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोरटेक्स बोलते हैं। और जो श्वेत द्रव्य है ये क्या पाया जाता है? अंदर की ओर पाया जाता है। ये पाया जाता है अंदर की ओर। ये तो पाया जाता है क्या? बाहर की ओर। और ये पाया जाता है अंदर की ओर। किन में? इन गोलार्धों में। इसलिए श्वेत द्रव्य क्या क्या बोलते हैं? मध्यांश बोलते हैं, मध्यांश। अर्थात इसको मेडुला बोलते हैं, मेडुला। क्या बोलते हैं? मेडुला बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा हमने एक और बात पढ़ी थी, क्या? कि जो आपका थैलेमस होता है, इसमें जो थैलेमस वाला भाग है, थैलेमस वाला जो भाग था ये क्या कर रहा था? ये कर रहा था, इसमें पाई जाती थी संवेदी व प्रेरक संकेतक का केंद्र था। संवेदी व प्रेरक तंत्रिकाओं का ये क्या था? केंद्र था। ये बात ध्यान में रखना, किसके बारे में? थैलेमस के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसके अलावा हमने पढ़ा था हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस क्या थी? हाइपोथैलेमस एक तो देखिए ग्लैंड के बारे में हमने पढ़ा था, तब पढ़ा था इसके बारे में कि क्या है? हेडमास्टर ग्लैंड है, हेडमास्टर ग्रंथि है। ये इसके बारे में आपको ध्यान में रखनी है। तो इतना हमने पढ़ लिया था किसके बारे में? अग्र मस्तिष्क के बारे में। अग्र मस्तिष्क को बोलते हैं फोर ब्रेन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बात कर लेते हैं किसके बारे में? मध्य मस्तिष्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये लीजिए, आगे आपके पास आ गया है दूसरा मस्तिष्क का भाग, मध्य मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन बोलते हैं। यह चार पिंडों में बटा हुआ होता है। तो पहली बात आ गई है कि जो मध्य मस्तिष्क है कितने पिंडों में बटा होता है? चार पिंडों में बटा हुआ होता है, जो हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के मध्य स्थित होता है। तो ये किसके बीच में पाया जाता है? मतलब जो मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क, ये किसके बीच में पाया जाता है? ये पाया जाता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। वह किसके बीच में पाया जाता है? पश्च मस्तिष्क के बीच में, पश्च मस्तिष्क के बीच में ये पाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य मस्तिष्क किसके बीच में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका हाइपोथैलेमस तथा पश्च मस्तिष्क के बीच में पाया जाता है। प्रत्येक पिंड को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। तो इसका चार पिंड होते हैं और प्रत्येक पिंड का क्या नाम है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन। ठीक है, बोले पूछेगा जो मध्य मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क चार पिंडों में बटा होता है, तो उन पिंडों को कहा जाता है। फिर आपको ऑप्शन देगा, तो प्रत्येक पिंड का नाम क्या है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। ऊपरी दो पिंड दृष्टि के लिए तथा निचले दो पिंड श्रवण के लिए उत्तरदायी होते हैं। मतलब ऐसे पिंड पाए जाएंगे, ऐसे पिंड। ठीक है, ये चार पिंड हो गए हैं। तो देखिए जो ऊपर वाले दो पिंड हैं, ये दो पिंड हैं, ऐसे दो पिंड हैं। ये तो किसका कार्य करते हैं? ये तो देखने का कार्य करते हैं। तो ये दोनों पिंड करेंगे दृष्टि के लिए, अर्थात देखने के लिए उत्तरदायी हैं। ठीक है, अब नीचे वाले दो पिंड हैं, नीचे वाले जो ये दो पिंड है, ये वाले दो पिंड ये कार्य करते हैं क्या? सुनने का, सुनने का, अर्थात श्रवण का कार्य करते हैं, सुनने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब तक हमने बात कर ली है कि जो मध्य मस्तिष्क है वो चार पिंडों में बटा होता है और एक किसके बीच में पाया जाता है? हाइपोथैलेमस और पश्च मस्तिष्क के मध्य पाया जाता है। और जो इसके जो चार पिंड हैं, चारों पिंडों को क्या कहा जाता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अर्थात जो प्रत्येक पिंड है, प्रत्येक पिंड का नाम है कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है। ऊपर के दो पिंड कार्य करते हैं, दृष्टि का कार्य करते हैं, और निचले के दो पिंड कार्य करते हैं, सुनने का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? पश्च मस्तिष्क के बारे में।
मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया था, अनुमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बारे में बांटा था। पश्चिम मस्तिष्क को बोलते हैं हिंड ब्रेन बोलते हैं। यह भाग अनुमस्तिष्क मतलब सेरिबेलम, पोन्स तथा मध्यांश मेडुला ओब्लोगेटा को समाहित करता है। किसको समाहित कर रहा है ये? अनुमस्तिष्क को, पोन्स को तथा मध्यांश को क्या करता है? समाहित करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो हमने बात कर ली थी पहला मस्तिष्क, मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया था। मैं आपको दोबारा से बता दूं ताकि याद रहे बार बार, क्योंकि जब हम बार बार याद करते हैं तो ये याद होता है। मस्तिष्क था, मस्तिष्क था, मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया था। पहला था अग्र मस्तिष्क, क्या था? अग्र मस्तिष्क। दूसरा था मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। तीसरा भाग था पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, ये तीन भाग थे। अग्र मस्तिष्क के बारे में हमने बात कर ली। अग्र मस्तिष्क में आपके कौन कौन शामिल थे? अग्र मस्तिष्क में आपका शामिल था कौन? एक तो आ रहा था थैलेमस, एक आ रहा था हाइपोथैलेमस और एक आ रहा था प्रेम मस्तिष्क। ये शामिल थे किसमें? अग्र मस्तिष्क में। और मध्य मस्तिष्क में हमने बात कर ली थी कि जो मध्य मस्तिष्क है ये चार भाग, इनमें चार पिंड पाए जाते हैं और प्रत्येक पिंड को क्या कहा जाता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। ऊपर वाले दो पिंड करते हैं दृष्टि का कार्य और नीचे वाले दो पिंड करते हैं श्रवण का कार्य करते हैं। ये हमने बात की है पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के बारे में। और मध्य मस्तिष्क था ये किसके बीच में पाया जा रहा था? मध्य मस्तिष्क पाया जा रहा था आपका हाइपोथैलेमस। किसके बीच में? हाइपोथैलेमस के बीच में पाया जा रहा था। हाइपोथैलेमस और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में पाया जा रहा था। ये हमने बात कर ली थी, ठीक है। अब देखिए लास्ट वाला हमारे पास आ रहा है पश्चिम मस्तिष्क। तो पश्चिम मस्तिष्क के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन शामिल है? एक तो है अनुमस्तिष्क, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। क्या बोलते हैं? सेरिबेलम। पोन्स शामिल है तथा मध्यांश जिसको बोलते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा को समाहित करता है। तीन भाग शामिल हैं। तो मध्य मस्तिष्क में कौन कौन शामिल है? तीन भाग शामिल हैं। एक तो हो गया है क्या? अनुमस्तिष्क, अनु मस्तिष्क है। एक हो गया है पोन्स, क्या हो गया है? पोन्स हो गया है। एक आपका क्या हो गया? मध्यांश, मध्यांश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? मेडुला ओब्लोंगेटा। ये तीन भाग समाहित होते हैं। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। क्वेश्चन आएगा मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग कौन है? तो मस्तिष्क का दूसरा भाग है आपका कौन? अनुमस्तिष्क। पहला बड़ा भाग कौन है? तो पहला बड़ा भाग यानी सबसे बड़ा भाग, ऐसा समझिए। सबसे बड़ा भाग यहां पर लिखता हूं, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा भाग कौन? प्रेम मस्तिष्क। क्या है? प्रेम मस्तिष्क है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है आपका कौन? अनुमस्तिष्क है। ये क्या करता है? अनुमस्तिष्क से ऐच्छिक पेशियों जैसे हाथ व पैर की पेशियों को नियंत्रित करता है। तो अनुमस्तिष्क का कार्य क्या होता है? हाथ व पैर की पेशियों को क्या करना है? कंट्रोल करना है, नियंत्रित करना है। यह एक विलगित सतह वाला भाग है जो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान प्रदान करता है। तो न्यूरॉन्स को अतिरिक्त स्थान कौन प्रदान करता है? वो करता आपका अनुमस्तिष्क करता है। पोन्स मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन आएगा मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो वो करता आपका पोन्स करता है। मध्यांश जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा अनैच्छिक क्रियाओं, क्या करता है? ये अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करता है। तो मध्यांश का कार्य क्या हो गया है? अनैच्छिक, यानी कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती जो क्रियाएं, उनको क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। जैसे आंखों की पलकें होती हैं, आंखों की पलकों को क्या हम नियंत्रित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आंखों की पलकों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? आपका मध्यांश करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। इसके अलावा हृदय की धड़कन, क्या हृदय की धड़कन हमारे कंट्रोल में रहती है? क्या नहीं होती। तो हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? आपका मध्यांश करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। रक्त दाब जो होता है इसको भी कंट्रोल करने का कार्य यही करता है। और पाचक रसों का श्रावण यानी सीक्रेशन करने का कार्य भी आपको करता है, मध्यांश करता है। तो आपको ये कार्य है ये याद करने किसका? मध्यांश के कार्य है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के
कार्य हैं, अर्थात हृदय की धड़कन, रक्तदाब और पाचक रसों का सीक्रेशन करना, श्रावण करना, ये किसके कार्य हैं? ऐसा का ऐसा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ये कार्य आपका किसके? मध्यांश का मेडुला ओब्लोंगेटा के कार्य हैं। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है। तो मस्तिष्क का अंतिम भाग कौन है? मस्तिष्क का अंतिम भाग है आपका कौन? मेडुला ओब्लोंगेटा, अर्थात मध्यांश भाग है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। और ये किससे जुड़ा होता है? मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? मेरुरज्जु से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो पश्च मस्तिष्क के बारे में हमने बात कर ली है कि जो पश्च मस्तिष्क है ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। पहला तो देखिए यहां पर है अनुमस्तिष्क, दूसरा है पोन्स और तीसरा है मध्यांश। कौन है? मध्यांश। अनुमस्तिष्क है ये क्या है? मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग है। पहला बड़ा भाग तो कौन था? प्रमस्तिष्क था। यह अनुमस्तिष्क क्या कार्य करता है? ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रित करता है, ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रित करता है। जैसे हाथ पैर, जब हम चलते हैं तो हमारे हाथ पैर हिलते हैं, तो इनका नियंत्रण कौन कर रहा है? अनुमस्तिष्क से। और जब शराबी व्यक्ति शराब पीता है तो उसका कौन सा भाग प्रभावित होता है? वो अनुमस्तिष्क भाग प्रभावित होता है। यहां पर लिखता हूं, शराबी व्यक्ति का शराब पीने से प्रभावित कौन होता है? यानी मस्तिष्क कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो वो होता है अनुमस्तिष्क से। अनुमस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से। ठीक है। और अनुमस्तिष्क क्या करता है? हमारे हाथ और पैरों का नियंत्रण करता है। और जब हम व्यक्ति शराब पीता है तो शराब पिएगा तो क्या प्रभावित हो गया? उसका अनुमस्तिष्क। और अनुमस्तिष्क प्रभावित हो गया तो वो क्या होता है? लड़खड़ाने लगता है। इसलिए ध्यान में रखना कि शराब पीने पर मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? वो होता है अनुमस्तिष्क भाग प्रभावित होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। आगे देखिए, आगे फिर हमने बात की थी कि जो पोन्स हैं, पोन्स क्या होते हैं? ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ते हैं। मस्तिष्क के जो भाग है उसको आपस में जोड़ने का कार्य करता है, पोन्स करता है। फिर हमने बात की थी जो मेडुला ऑब्लांगोटा है अर्थात मध्यांश है, ये क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण नियंत्रण करता है। जैसे आंखों की पलकों पर नियंत्रित करता है, हृदय की जो धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, उसको नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब होता है, उसको नियंत्रित करता है, डाइजेस्टिव जो जूस होते हैं उसका जो सीक्रेशन होता है उसको ये नियंत्रित करता है। और ये क्या होता है आपका? मेडुला ऑब्लांगोटा, ये मस्तिष्क का अंतिम भाग है। क्वेश्चन आएगा मस्तिष्क का अंतिम भाग कौन है? तो वो है मेडुला ऑब्लांगोटा है। और ये लास्ट में किससे जुड़ा होता है? ये मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। तो ये बात कर ली हमने किसके बारे में? पश्च मस्तिष्क के बारे में। इतना ही आपको पढ़ना है पश्च मस्तिष्क के बारे में। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे अब हमारे पास आ रहा है क्या? मेरुरज्जु। क्या आ रहा है? मेरुरज्जु आ रहा है। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हम क्या? मेरुरज्जु। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग पढ़ रहे हैं। किसके पढ़ रहे हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। सबसे पहले हमने पढ़ा था मस्तिष्क से, फिर मस्तिष्क के 3 भाग पढ़े थे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अब दूसरा भाग आ रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, मेरुरज्जु, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। 1 मिनट रुकिए, मेरे थोड़ी कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ मेरे को तकलीफ हो रही है, यहां पर कुछ वगैरह जानवर का मेरे को खा गया है, तो 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, मच्छर था कोई। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग हमारे पास आ गया है मेरुरज्जु। पहला भाग था इसका क्या? मस्तिष्क, जो हमने पढ़ लिया है कंप्लीटली। अब आ रहा है स्पाइनल कोड मेरुरज्जु के बारे में। तो जो मेरुरज्जु है, ये मेरुरज्जु किससे जुड़ी हुई थी? तो मेरुरज्जु है ये जुड़ी हुई थी मेडुला ऑब्लांगोटा से। लास्ट वाला भाग क्या था? पश्च मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, और मेडुला ऑब्लांगोटा जुड़ा हुआ था किससे? मेरुरज्जु से, स्पाइनल कोड से। मेरुरज्जु लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी है। तो इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। पश्च मस्तिष्क मध्यांश के जरिए मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। तो पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है, ये किससे जुड़ा होता है? इसका जो भाग मध्यांश है, मध्यांश वाला भाग है, यही जुड़ा होता है किससे? मेरुरज्जु से। ठीक है, ये बात हमने पीछे पढ़ भी ली है। मेरुरज्जु एक तंत्रिकीय नाल है जो कशेरुकाओं यानी वर्टिब्रा के मध्य एक तंत्रिकीय नाल है जो सुरक्षित रहता है। उसके मध्य भाग में एक संकरी
केंद्रीय नाल होती है जिसे दो स्तर की मोटी दीवार घेरे हुए होती है। एक तो होती है भीतरी स्तर को दूसरा द्रव्य, भीतरी जो स्तर है उसको कौन घेरा रहता है, दूसरा द्रव्य रहता है, ग्रे मैटर रहता है, तथा बाहरी स्तर को श्वेत द्रव्य अर्थात जिसको बोलते हैं व्हाइट मैटर कहा जाता है। तो इसके दो स्तर होते हैं, भीतरी और बाहरी। किसके, मेरुरज्जु के। भीतरी स्तर में कौन सा द्रव्य पाया जाता है, दूसरा द्रव्य। क्वेश्चन आएगा भीतरी द्रव्य में, भीतरी जो स्तर होता है उसमें दूसरा द्रव्य ग्रे मैटर पाया जाता है, तथा जो बाहरी स्तर होता है, आउटर लेयर जो होती है, उसमें कौन सा द्रव्य पाया जाता है, श्वेत द्रव्य व्हाइट मैटर पाया जाता है, उसको कहा जाता है ये। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमारे पास है जो दूसरा द्रव्य है, ग्रे जो मैटर है, मेरुरज्जु के भीतर उसके प्रारंभ से अंत तक एक लंबे स्तंभ के रूप में स्थित होता है। तो ध्यान में रखना है, शुरू से लेकर के लास्ट तक, अंतिम भाग तक यह लंबे स्तंभ के रूप में पाया जाता है। मेरुरज्जु मुख्यतः प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन एवं नियमन करने का कार्य करती है। क्वेश्चन आएगा प्रतिवर्ती क्रियाओं के संचालन एवं नियमन करने का कार्य कौन करती है, तो वो करती है आपका मेरुरज्जु करता है। साथ ही मस्तिष्क से प्राप्त तथा मस्तिष्क को जानने वाली आवेगों के लिए एक पथ प्रदान करता है। ठीक है, कैसे, जैसे समझिए, मान लीजिए हमारा ये हाथ है, क्या है, हाथ है। ठीक है, और यहां पर हमारा ये क्या है, मस्तिष्क है, ऐसे समझिए, ये क्या है, मस्तिष्क, और ये हमारा क्या है, हाथ है। मान लीजिए हमारा हाथ है, ये किस पर, आग पर रखा हुआ है, आग पर हमने अचानक रख दिया भूल से। ठीक है, आग पर रखेंगे तो हमें क्या होगी, जलन, और इसकी सूचना कौन देगा, जल्दी से इसकी सूचना लेकर के जाएगा कौन, आपका मेरुरज्जु है। यहां पर तंत्रिकाएं पाई जाएंगी, यहां पर कुछ तंत्रिकाएं, ये तंत्रिकाएं हैं। अब इन तंत्रिकाओं को रास्ता प्रदान कौन कराएगा, मेरुरज्जु कराएगा। तो यहां पर इसको बीच में ले जाने का, फिर यहां पर तंत्रिकाएं पाई जाएंगी। तो ये जो बीच का कार्य है, ये कार्य कर रहा है आपका कौन, ये कर रहा है आपका मेरुरज्जु कर रहा है। कौन कर रहा है, मेरुरज्जु कर रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए यहां से क्या ली जाएगी सूचना, कि यहां पर जलन हो रही है हाथ को, तो ये सूचना ली जाएगी मस्तिष्क के पास की वहां पर जलन हो रही है। फिर मस्तिष्क इस सूचना का विश्लेषण करेगा, यहां पर क्या करेगा, विश्लेषण, और एक कदम उठाने को बोलेगा और दूसरी तंत्रिकाओं को भेजेगा कि वहां से बोलिए हाथ को हटाया जाए, तो दूसरी तंत्रिका ऐसे वापस आएंगी, ऐसे। ये तो जा रही थी सूचना लेकर के, ये ला रही थी, तो तंत्रिका इनको जल्दी से क्या देंगी, सूचना देंगी, और यहां से हाथ को हम झटके के साथ उठाएंगे। ये काम होता है सेकेंडों में होता है, ये काम है ना, सेकंड से भी कम समय में हो जाता है ये काम, सूचना को ले जाना फिर लाना। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास है, अब आ रहा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। हमने बात कर ली है किसके बारे में, ये हो गया है मेरुरज्जु। हमने जो तंत्रिका तंत्र था, क्या, तंत्रिका तंत्र, पहले बता देता हूं, दोबारा से याद दिला देता हूं आपको। तंत्रिका जो तंत्र था, इसको हमने दो भागों में बांटा था। कौन कौन से में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा था परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र। इन दो भागों में हमने बांटा था। फिर जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था, इसको दो भागों में बांटा गया था। पहला भाग था मस्तिष्क, क्या था, मस्तिष्क था। दूसरा भाग था मेरुरज्जु, क्या था, मेरुरज्जु था। ठीक है, फिर आपका मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया था, मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया था। अग्र मस्तिष्क, क्या था, अग्र मस्तिष्क। दूसरा था मध्य मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं मिड ब्रेन। और तीसरा भाग था पश्च मस्तिष्क, क्या था, पश्च मस्तिष्क था। ठीक है, तो इस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने कंप्लीट बात कर ली थी कि मस्तिष्क क्या था, उसके बारे में बात कर ली थी। फिर इसके भाग अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, फिर हमने मेरुरज्जु के बारे में भी बात कर ली थी। अब तंत्रिका तंत्र का दूसरा भाग है परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इसके बारे में अब कंप्लीट बात कर लेते हैं। फिर इस परिधीय तंत्रिका तंत्र को आगे दो भागों में बांटा गया है। पहला तो था कायिक तंत्रिका तंत्र, पहला कौन सा था, कायिक तंत्रिका तंत्र, और दूसरा था आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ठीक है, अब परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं।
परिधीय तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, यह मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह है। क्या है? मस्तिष्क से जो तंत्रिका निकलती हैं और मेरुरज्जु से जो तंत्रिका निकलती हैं, उन तंत्रिकाओं का क्या होती है? समूह होती है। सीधी बात ये ध्यान रखिए कि परिधीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं का समूह होता है, ग्रुप्स ऑफ नर्व्स होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को जाने व वहां से आने वाले संदेशों को पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, मतलब हमारे पास मान लीजिए ये हाथ है, क्या है? ये हाथ है, और ये मान लीजिए ब्रेन है, क्या है? ब्रेन है। ठीक, तो बीच में यहां पर लास्ट में ब्रेन के अंतिम भाग पर क्या पाया जाएगा? ये मेरुरज्जु पाया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या निकल रही हैं? मस्तिष्क से तंत्रिका निकलेंगी और इससे तंत्रिका निकलेंगी। इन दोनों का समूह क्या कहलाता है? तंत्रिकाओं का समूह क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल, आगे ये बात बता दूंगा। ये आगे फिर हाथ में भी तंत्रिकाएं पाई जाएंगी, वो तंत्रिकाएं सूचना लेकर के जाएंगी मेरुरज्जु तक। ठीक है, समझ में आया होगा। आगे देखिए, संदेशों को पहुंचाने का कार्य करती हैं। यह तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर कार्य करता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, इसके बाहर कार्य करता है, अतः इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। यह मूलतः दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का, पहला हो जाए कायिक और दूसरा हो जाएगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से बाहर होता है। मतलब ये क्या होता है? परिधीय तंत्रिका तंत्र तंत्रिकाओं का समूह होता है। और कौन सी तंत्रिकाएं? एक तो निकलती है मेरुरज्जु से, एक निकलती है मस्तिष्क से। तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं का समूह होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र बोला जाता है। अब परिधीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग हैं। पहला हो जाएगा कायिक तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम बोला जाता है। क्या होता है ये? यह तंत्र उन क्रियाओं को संपादित करने में मदद करता है जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। यानी जो हम अपनी जिन क्रियाओं पर हमारा कंट्रोल रहता है, हम नियंत्रण करते हैं खुद, उन क्रियाओं का नियंत्रण किसमें होता है? कायिक तंत्रिका तंत्र में। केंद्रीय तंत्र इस तंत्र के सारे ही बाह्य उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया तथा मांसपेशियों आदि के कार्य संपादित करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कायिक तंत्रिका तंत्र जो है, ये किस पर कार्य करता है? ऐसी तंत्रिकाओं पर कार्य करता है जिस पर हमारा क्या होता है? कंट्रोल रहता है। क्या रहता है? कंट्रोल रहता है। जैसे हमारे हाथ पर क्या लगी? मान लीजिए चोट लगी, तो उस चोट की सूचना कौन पहुंचाएगा? कायिक तंत्रिका तंत्र पहुंचाएगा। ठीक है, हमारे हाथ पर जलन लगी, इसकी सूचना कौन पहुंचाएगा? कायिक तंत्रिका तंत्र पहुंचाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। तो ये बाह्य बाह्य उत्तेजनाओं व प्रतिक्रिया तथा मांसपेशियों आदि के कार्य को क्या करता है? संपादित करता है। ये ही बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, आगे बात कर लेते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। यह तंत्र उन अंगों की क्रियाओं का संचालन करता है जो व्यक्ति की इच्छा से नहीं वरन स्वतः ही कार्य करते हैं। यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उन क्रियाओं पर नियंत्रण करता है जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, अर्थात अन्य क्रियाओं पर क्या करता है? नियंत्रण रखता है। जैसे हृदय, फेफड़ा, अंतःस्रावी ग्रंथियां आदि पर। तो हृदय की जो गतिविधि है उस पर नियंत्रण कौन करता है? आपका स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। क्या हृदय की हार्ट बीट पर हम नियंत्रण कर सकते हैं? क्या गट्टापट डाल सकते हैं? क्या नहीं। हृदय की धड़कन जो होती है वो क्या होती है? अनैच्छिक क्रिया है। फेफड़े की क्रिया विधि भी क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रिया भी है, ये अनैच्छिक क्रिया है। तो इन पर ये कार्य करता है। तो क्वेश्चन आएगा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का कार्य है, तो ये इसके कार्य हो गए हैं। यह तंत्रिका तंत्र के समूहों की एक श्रृंखला होती है जिससे शरीर के विभिन्न आंतरिक अंगों के तंत्रिका तंतु अर्थात नर्व फाइबर जुड़े होते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र भी दो भागों में बटा गया है। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बटा गया है। पहला तो हो जाएगा क्या आपका? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। और दूसरा हो जाएगा परानुकंपी
तंत्रिका तंत्र। इसके ये दो भाग हो गए हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। चलिए, तो हमारे पास आ रहा है पहला अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या है ये? यह तंत्र व्यक्ति में सतर्कता तथा उत्तेजना को नियंत्रित करता है। यह तंत्र व्यक्ति के शरीर को आपातकालीन परिस्थिति में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। तो क्वेश्चन आएगा, व्यक्ति के शरीर को आपातकालीन परिस्थिति में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो यह करता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। आपातकालीन स्थिति में हृदय गति का तेज होना, जैसे हमें डर लग रहा, कहीं पर क्या लग रहा है? डर लग रहा है, तो हमारी हार्ट बीट क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। हम जब डर लगता है तो हमारे पास हमारा शरीर दो काम करता है। एक तो भागने का कार्य ज्यादा करेगा। जब डर लगेगा तो हमारी आंखें भी चौड़ी हो जाती हैं। क्या हो जाती है? आंखें चौड़ी हो जाती हैं और हम भागने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र हमें क्या करा रहा है? ऊर्जा प्रदान कर रहा है। श्वास गति, डर लगेगा तो हमारी श्वसन दर भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो श्वास गति का बढ़ना आदि क्रियाएं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही क्या होती हैं? संपादित होती हैं। तो ये इसके कार्य याद करने हैं। हृदय गति का तेज होना, श्वास गति का बढ़ना, ये किस तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य हैं। मतलब ये आपातकालीन परिस्थिति में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। ये तीन ही बात इसके बारे में याद करनी है। आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, जिसको बोलते हैं पैरा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। यह तंत्र शारीरिक ऊर्जा का संचयन करता है, जो फिजिकल एनर्जी है उसका संचय करता है। क्वेश्चन आएगा, शारीरिक ऊर्जा का संचयन कौन करता है? तो वो करता आपका परानुकंपी तंत्रिका तंत्र करता है। विश्राम अवस्था में यह तंत्र क्रियाशील होकर ऊर्जा का संचय प्रारंभ कर देता है। जब हम क्या कर रहे हैं? रेस्ट कर रहे हैं, तो ये तंत्र क्या होता है? क्रियाशील होता है, एक्टिव होता है और ऊर्जा क्या करेगा? स्टोर करेगा ऊर्जा को। यह आंख की पुतली को सिकोड़ता है, यानी आंख को क्या करेगा? कम कर देगा, आंखों को सिकोड़ देगा। क्या कर देगा? सिकोड़ देगा। तथा लार व पाचक रसों में वृद्धि करता है। लार और पाचक रसों में क्या करता है? वृद्धि। ये इसके कार्य याद करने हैं। क्या? किसके? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के। आंख की पुतली को सिकोड़ना, लार व पाचक रसों में वृद्धि करना। ये तीन बात ध्यान रखनी है। पहली तो शारीरिक ऊर्जा का संचय कौन सा तंत्र करता है? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। दूसरा है इसके दो कार्य हैं। दो कार्य क्या है? एक तो है आंख की पुतली को सिकुड़ना और दूसरा है लार व पाचक रसों में वृद्धि करना। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? तंत्रिका कोशिका के बारे में। किसके बारे में? तंत्रिका कोशिका, जिसको बोलते हैं न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन आ रहा है आपके सामने। तंत्रिका कोशिका या तंत्रिका कोशिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। क्वेश्चन आएगा, क्या तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है? तो वो होती है क्या? आपका तंत्रिका कोशिका, या इसी को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। पहला क्वेश्चन यहां से हो गया है। जिसके द्वारा यह तंत्र शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजता है। तो शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संकेतों को भेजने का कार्य कौन करता है? न्यूरॉन करता है। और न्यूरॉन का ही दूसरा क्या नाम है? तंत्रिका कोशिका है। और तंत्रिका कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ये कोशिकाएं शरीर के लगभग हर ऊतक व अंगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़कर रखती है। तो कार्य क्या हो गया है कि जो न्यूरॉन है ये क्या करता है? ऊतक अंगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़कर रखना। ठीक है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। कोशिकाओं के शरीर के लगभग हर ऊतक और अंगों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़े रखने का कार्य करती है आपका कौन? न्यूरॉन करता है, तंत्रिका कोशिका करती है। आगे देखिए, आगे हमारे पास है तंत्रिका कोशिकाएं शरीर के बाहर से अथवा भीतर से उद्दीपनों को ग्रहण करती हैं। क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। आवेगों यानी संकेतों के माध्यम से
उद्दीपन एक दूसरी तंत्रिका कोशिका में अभिगमन करते हुए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचते हैं। केंद्रीय तंत्र से प्राप्त प्रतिक्रियाशील संदेशों को वापस पहुंचाने का कार्य भी तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ही संपादित होता है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका 3 भागों में मिलकर बनी होती है। तो तंत्रिका कोशिका कितने भागों में मिलकर बनी होती है? 3 भागों में मिलकर बनी होती है। ये आपको ध्यान में रखना हो। मतलब जो तंत्रिका कोशिकाएं ऐसी छोटी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं ऐसी, और ये आपस में जुड़ी होती हैं ऐसी, ये आपस में जुड़ी होती हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हमारे शरीर का ये भाग है यहाँ पर, और ये इससे जुड़ी रहेगी, यहाँ पर पाई जाएगी, प्रत्येक ऊतक और अंग में पाई जाती है ये। मान लीजिए शरीर का अंग है, यहाँ पर मान लीजिए कांटा चुभा, क्या चुभा? कांटा चुभा। तो ये तंत्रिका कोशिका है। जैसे मैं दूसरा कलर लेता हूं, ये तंत्रिका कोशिका है, ये इसको सूचना देगी, ये अगली वाली इसको सूचना देगी, ये अगली वाली इसको सूचना देगी, ये अगली वाली इसको सूचना। लास्ट में चले जाएगी हमारे किसके पास? मस्तिष्क के पास चली जाएगी ये सूचना। किसके पास जाएगी? मस्तिष्क के पास चली जाएगी। ठीक है, मस्तिष्क से जुड़ी हुई है ऐसे। अब मस्तिष्क क्या करेगा? विश्लेषण करेगा। क्या करेगा? विश्लेषण करेगा। अब फिर से उस सूचना को सूचना देगा इनको, और ये सूचना फिर से ऐसे चलती हुई आएगी सूचना। जल्दी से एक क्रिया होती है, बहुत जल्दी होती है क्रिया, और हाथ को हटाने का कार्य करेगी वहां से। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये है इसका डायग्राम, किसका? तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। देखिए हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और अपने साथियों को भी इसके लिए जरूर से कहिए सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो यह है आपके तंत्रिका की संरचना। बीच में तो ये क्या पाया जा रहा है? ये पाया जा रहा है आपका यहाँ पर कोशिका काय पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? कोशिका काय, जिसको बोलते हैं सेल बॉडी बोलते हैं। क्या है? ये सेल बॉडी है। ठीक है, अब जो ये सेल बॉडी है, क्या ये सेल बॉडी है? इसके भी कई भाग है फिर। ठीक है, इसमें ये है आपके क्या, ये इसके ही भाग है। ये पूरी ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी है कंप्लीट। इसमें द्रुमाक्षय हो गए हैं, जिसको बोलते हैं क्या? द्रुमाक्षय को डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। नीसेल ग्रेन्यूल्स हैं, और केंद्रक इसमें ये बीच में केंद्रक पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? केंद्रक पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये कोशिका काय हो गए। द्रुमाक से अलग भाग है, द्रुमाक से इसमें नहीं आएगा, कोशिका काय में ये अलग भाग है। ठीक है, इसके अलावा फिर तंत्रिकाक्ष हो गए हैं। ये हो गया तंत्रिकाक्ष। इसका पहला भाग तो ये हो गया है, दूसरा भाग द्रुमाक्ष हो जाएगा। ये जो निकल रही ना ये वाली, ये ऐसे शाखाएं निकल रही हैं, इनको बोलते हैं द्रुमाक्षय। क्या बोलते हैं? द्रुमाक्षय बोलते हैं। ये हो गए ऐसे द्रुमाक्षय, डेंड्राइट जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। और ये वाला भाग, ये बीच वाला, ये वाला भाग, ये वाला भाग ऐसे, ये क्या है? तंत्रिकाक्ष है। क्या है? तंत्रिकाक्ष, जिसको बोलते हैं एक्सोन बोलते हैं। ठीक है, तो पहला भाग तो ये हो गया था, दूसरा वाला भाग ये हो गया है, और तीसरा वाला भाग ये हो गया है तंत्रिकाक्ष, जिसको बोलते हैं क्या? एक्सोन बोलते हैं। हिंदी वाला वर्ड जो थोड़ा हार्ड पड़ता, आप इंग्लिश का वर्जन याद रखिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा। कोशिका काय को बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं। और दुर्मार्ग से इसको बोलते हैं डेंड्रोन। क्या बोलते हैं? डेंड्रोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्रोन बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहा है कोशिका काय, मतलब तंत्रिका कोशिका को 3 भागों में बांटा गया है, कोशिका काय। फिर आ रहा है द्रुमाक्ष, जिसको बोलते हैं डेंड्रोन बोलते हैं, और तीसरा वाला भाग हो जाएगा तंत्रिकाक्ष अर्थात एक्सोन बोलते हैं। पहला आ रहा है कोशिका काय, जिसको बोलते हैं सेल बॉडी। इस भाग को साइटोन भी कहा जाता है। तो कोशिका काय का दूसरा क्या नाम हो गया है? साइटोन। तो कोशिका काय को साइटोन भी कहा जाता है। कोशिका काय में एक केंद्रक तथा प्रारूपिक कोशिकांग पाई जाती हैं। देखिए जो कोशिका काय था, ये था कोशिका काय बीच में। मैं इसको थोड़ा साफ करता हूं। देखिए इस सेल बॉडी में पाया जा रहा है क्या? ये आपका केंद्रक पाया जा रहा है। ये केंद्र की, तो ये वाला केंद्रक तो किसमें पाया जा रहा है? इसी में पाया जा रहा है, कोशिका काय में। ठीक है, तो इसमें केंद्रक तथा प्रारूपिक कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में
कोशिका द्रव्य में अभिलाक्षणिक अति अभिरंजित निशेल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। और इसी में क्या पाए जाते हैं? निशेल ग्रेन्यूल्स। क्वेश्चन आएगा तंत्रिका कोशिका के कौन से भाग में निशेल ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके किसमें? कोशिका काय में पाए जाते हैं। ठीक है, इतनी ही बात ध्यान में रखनी है कोशिका काय में। दूसरा भाग है दुर्माक्षय, जिसको बोलते हैं डेंड्रोन बोलते हैं। ये कोशिका काय से निकलने वाले छोटे तंतु होते हैं, अर्थात जो शाखाएं निकल रही हैं। देखिए जैसे ये हमारे पास है, जैसे ये शाखाएं, ये शाखा निकल रही है ना, ऐसे ऐसे शाखाएं, इन शाखा को क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं दुर्माक्षय। ये क्या करते हैं? सूचनाओं को प्राप्त करती हैं। ठीक है, उत्तक या अंग से सूचनाओं को प्राप्त करने का कार्य करती हैं। आगे देखिए, तो छोटे तंतु होते हैं जो कोशिका काय की शाखाओं के तौर पर पाए जाते हैं। ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं, अर्थात जो उद्दीपन होते हैं, जो सूचना होती है किसी अंग में, मान लीजिए कांटा चुभा, तो उसकी सूचना को प्राप्त करेंगी और आगे भेजेंगी। ठीक है, तो इनका कार्य है सूचनाओं को प्राप्त करना। आगे देखिए, तो ये हो गया किसके बारे में? दुर्माक्षय के बारे में। अब बात कर लेते हैं तंत्रिकाक्ष के बारे में, जिसको बोलते हैं एक्सोन बोलते हैं। यह लंबा बेलनाकार परवर्ध है। लंबा बेलनाकार परवर्ध ऐसे पाया जाता है, ये ऐसे कोशिकाएं एक दूसरे ऐसी कोशिकाएं जुड़ी होती हैं। ठीक है, देखिए दिखा दूं मैं आपको बेलनाकार भाग, जो ये बीच में भाग है, ये वाला भाग अभी मैं दर्शा दूं। देखिए ये वाला जो भाग है ऐसे जा रहा है, ये ऐसा भाग, ये बेलनाकार भाग, ये होता क्या? तंत्रिकाक्ष होता है, जिसको बोलते हैं एक्सोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। तो लंबा बेलनाकार परवर्ध है जो कोशिका काय के एक हिस्से से शुरू होकर धागे नुमा शाखाएं बनाता है। तो देखिए लास्ट में शाखाएं बना रहा है, धागे नुमा। देखिए ऐसी शाखाएं, तो इसका अंतिम भाग पर शाखाएं, ऐसी शाखाएं पाई जाती हैं। काय पाई जाती है? ऐसी शाखाएं पाई जा रही अंतिम भाग में। और ये शुरू कहां से होता है? कोशिका काय से, यहां से शुरू होता है ये। ठीक है, तो इसका इस तरफ से, एक तरफ से किससे जुड़ा होता है? कोशिका काय से जुड़ा होता है, और एक तरफ इसे शाखाएं निकली होती हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। बनाता है तंत्रिकाक्ष की प्रत्येक शाखा एक स्थूल संरचना का निर्माण करती है, जिसे अवग्रथनी घुंडी या सिनेप्टिक नोब कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। जो शाखाएं ऐसे निकली हुई हैं, ऐसी शाखाएं, इनका जो अंतिम भाग है, ये वाला भाग, इन सब का अंतिम भाग, ये कहलाता है सिनेप्टिक नोब कहलाता है। सिनेप्टिक नोब इनको कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं अवग्रथनी घुंडी। आपको दिखा देता हूं एक बार, क्योंकि हमें डायग्राम से अच्छे से समझ में आता है। ये है देखिए इनका अंतिम भाग, ये ऐसे अंतिम भाग, अंतिम भाग ये, इसको बोलते हैं सिनेप्टिक नोब बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये वाला। तो ये क्या है? सिनेप्टिक नोब इनको कहा जाता है। आगे बात कर लेते हैं अब क्या, सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। तो सिनेप्टिक जो आपकी घुंडी थी, उनमें क्या पाई जाती है? सिनेप्टिक पुट्टिकाएं पाई जाती हैं। सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में न्यूरोट्रांसमीटर नामक पदार्थ पाया जाता है। सिनेप्टिक, देखिए आपका सिनेप्टिक नोब था, सिनेप्टिक नोब, ये क्या होते हैं? शाखाओं का अंतिम भाग होता है। ठीक है, इनमें क्या पाया जा रहा था? सिनेप्टिक नोब में सिनेप्टिक पुट्टिकाएं, सिनेप्टिक पुट्टिकाएं, इनमें पाई जाती है सिनेप्टिक पुट्टिकाएं। अब सिनेप्टिक पुट्टिकाओं में भी एक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर। तो इनमें पाया जाता है न्यूरो ट्रांसमीटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूरोट्रांसमीटर इनमें पाया जाता है, पदार्थ पाया जाता है, जो तंत्रिका आवेगों के संप्रेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात जो आवेग होते हैं, जो सूचना होती है, उनको आगे बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, तंत्रिकाक्ष के माध्यम से आवेग न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं। तो तंत्रिकाक्ष के माध्यम से, किसके माध्यम से आवेग न्यूरॉन से बाहर निकलेंगे? तो तंत्रिकाक्ष के माध्यम से। तंत्रिकाक्ष के माध्यम से जो है आवेग, जो है आवेग है, वो न्यूरॉन से क्या करते हैं? बाहर निकलते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि तंत्रिकाक्ष के माध्यम से, तंत्रिकाक्ष के द्वारा जो आवेग है, इंपल्स है, वो न्यूरॉन से बाहर निकलते हैं। और न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका कोशिका, मतलब तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। एक न्यूरॉन के द्रुमाक्षय के
दूसरे न्यूरॉन के तंत्रिका से मिलने के स्थान को संधि स्थल यानी सिनेप्स कहा जाता है। मतलब एक न्यूरॉन का तो मान लीजिए ये पहला न्यूरॉन है, इसका तो क्या हो जाएगा, दुर्माक्षय। क्या हो गया है, दुर्माक्षय। और दूसरा न्यूरॉन है, इसका हो जाएगा तंत्रिकाक्ष। क्या हो जाएगा इसका, तंत्रिकाक्ष। इसका तंत्रिकाक्ष। ये दोनों आपस में मिलेंगे, यहां पर मान लीजिए इस तरफ मिल रहे हैं यहां पर, तो ये संधि स्थल है, ये वाला संधि स्थल, ये क्या कहलाता है, आपका सिनेप्स कहलाता है। सिनेप्स, इंग्लिश वाला वर्ड आपको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा सिनेप्स कहा जाता है, फिर ऑप्शन देगा देगा कि दुर्माक्षय व तंत्रिकाक्ष का संधि स्थल वगैरह हो गया है, मिलने का स्थान हो गया, ऐसे कई तरह के ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि दुर्माक्षय और तंत्रिकाक्ष का जो संधि स्थल है अर्थात जो मिलने का स्थान है उसको बोलते हैं क्या, संधि स्थल अर्थात सिनेप्स कहा जाता है। आगे देखिए, आगे हमारे पास अब तंत्रिका तंत्र की कार्य की बारे में बात कर लेते हैं। तंत्रिका तंत्र की कार्य की बारे में बात कर लेते हैं, अर्थात फिजियोलॉजी ऑफ नर्वस सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, कई तंत्रिकाएं मिलकर कुंडी नुमा, यह है कुंडी नुमा संरचना का निर्माण करती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के साथ जोड़ती हैं। तो शरीर के विभिन्न भागों को मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के साथ जोड़ने का कार्य कौन करती हैं, तंत्रिका तंत्र करती हैं। संवेदी तंत्रिकाएं बहुत से उद्दीपनों को जैसे आवाज, रोशनी, स्पर्श आदि पर प्रतिक्रिया करते हुए इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं। अर्थात अंगों की सूचना को ये जो संवेदी तंत्रिकाएं हैं, आपकी संवेदी तंत्रिका है, ये क्या करती हैं, अंगों में कोई भी सूचना है, अंगों या ऊतकों में कोई भी सूचना है, उस सूचना को लेकर के जाएंगे कहां कहां पर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के पास लेकर के जाएंगी। ठीक है, वहां पर पहुंचाएंगे। यह कार्य वैद्युत रासायनिक आवेग यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स के जरिए संपादित होता है। तो ये संवेदी तंत्रिका तंत्र जो उद्दीपन पहुंचाती है, जो सूचना पहुंचाती है, किसके माध्यम से होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स, वैद्युत रासायनिक आवेग के द्वारा होता है। इसे तंत्रिका आवेग भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तंत्रिका आवेग भी कहा जाता है। यह तंत्रिका आवेग ही उद्दीपनों को संवेदी अंगों अर्थात त्वचा, जीभ, नाक, आंख, कान से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक प्रसारित करते हैं। तंत्रिका आवेग दुर्माक्षय से तंत्रिकाक्ष तक पहुंचते हैं, पहुंचते पहुंचते कमजोर पड़ जाते हैं, यानी कि दुर्माशय तक पहुंचेंगे जो सूचना, तब तक कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए ऐसे शिथिल आवेगों को संधि स्थल पर अधिक शक्तिशाली बनाकर आगे भेजने का कार्य न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं। ठीक है, और न्यूरोट्रांसमीटर किसमें पाया जा रहा था, आपका सिनेप्टिक नोब में पाया जा रहा था, द्वारा संपादित होता है। केंद्रीय तंत्र से संचारित संकेत जो चालक तंत्रिकाओं द्वारा प्रसारित होते हैं वह मांसपेशियों तथा ग्रंथियों को सक्रिय करते हैं। यानी वापस से सूचना कौन लेकर के आएगा, अंगों तक चालक तंत्रिकाएं लेकर के आएंगी, तो इसके द्वारा सक्रिय ये करते हैं। ठीक है, ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका तंत्रिका तंत्र हो गया है। अब मैं बता देता हूं हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने शुरुआत में पढ़ा था किसके बारे में, हमने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो ये देखिए तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र हमने स्टार्ट किया था। फिर हमने बात की थी कि तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया था। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया था, एक तो था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र था, और दूसरा इसका भाग क्या था तंत्रिका तंत्र का, परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, दो भागों में बांटा था। फिर हमने जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसको दो भागों में बांटा था। तो इसको दो भागों में बांटा था, दो भाग थे। पहला तो था मस्तिष्क जिसको बोलते हैं ब्रेन, मस्तिष्क के बारे में हमने बात की थी। फिर दूसरा इसका भाग था क्या, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु जुड़ा हुआ था लास्ट में मध्याह्न से जुड़ा हुआ था। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारे पास है, फिर थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूं। अब मस्तिष्क को फिर हमने बांटा था कितने भागों में, तीन भागों में बांटा था मस्तिष्क को। तो मस्तिष्क के तीन भाग थे। पहला भाग था अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं क्या,
आपका फोर ब्रेन, क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन बोलते हैं। तो अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग था मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, और तीसरा था क्या, पश्च मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, ये हमने पढ़ा था इसके बारे में ऐसे। फिर हमने परिधीय तंत्रिका तंत्र है, इसको दो भागों में बांटा था। तो इसको हमने दो भागों में बांटा गया था। पहला था कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र, कायिक तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं सोमेटिक नर्व सिस्टम। और दूसरा था हमारे पास स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र जिसको बोलते हैं ऑटोनोमस नर्व सिस्टम बोलते हैं। फिर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को हमने दो भागों में बांटा था। किस किस में, एक तो था अनुकंपी, क्या था, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा था हमारे पास परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इस प्रकार से इतना हमने मैटर पढ़ा था, इसके बारे में ही हमने पढ़ा था। ये आपको इस प्रकार से याद करना है। ये पूछ सकता है कि जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क कितने भागों में बांटा गया था, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कितने भागों में बांटा गया था, दो में, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे पूछ सकता है मेरुरज्जु किसका भाग है, बोलेगा कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, परिधीय तंत्रिका तंत्र का, कायिक तंत्रिका तंत्र का, ऐसे वो क्वेश्चन बनाएगा। तो ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको लगा लेना है। ठीक है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता आज का आपका तंत्रिका तंत्र के बारे में। देखिए हमने बहुत अच्छा पढ़ाया है। अगर आप हमारी मेहनत के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके अवश्य बताना है कि हमारा कंटेंट कैसा लगा है, हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा है। देखिए कि जब हम इस प्रकार से पढ़ाते हैं तो टाइम ज्यादा नहीं लगता है। ठीक है, जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगा आपका, और कंटेंट ये नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।